तो जैसा कि इस चैप्टर का नाम है द दिल्ली सल्तनत इन अ बेटर मैनर। ओके, तो अब हम बात करते हैं टाइमलाइन 700 से 1750 एडी तक की टाइमलाइन को अगर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1750 लिखा हुआ है, तो खुश हो जाइए जो 1850 से नाराज थे जो लोग, तो 1750 से खुश हो जाओ। ठीक है, 700 से लेके 1000 एडी तक क्या होता है, एमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज, नई नई डायनेस्टीज उभर रहे थे। 1000 से लेके 1200 एडी तक जो है राजपूत किंगडम डोमिनेट कर रहे थे, और उसी टाइम पे हमने दो लोग हैं वो बहुत ज्यादा इन्वेड कर रहे थे इंडिया में। लास्ट पहले चैप्टर में हमने उनके बारे में बात किया था। 1200 से लेके 1526 तक का टाइम पीरियड है वो दिल्ली सल्तनत का पीरियड आता है। 1500 से लेके 1700 तक का पीरियड जो है वो मुगल डायनेस्टी का पीरियड है, और 1700 से 1757 तक लेटर मुगल है। फिर अगर मान लीजिए आप मॉडर्न इंडिया शुरू हो जाता है। तो अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत कब से शुरू होती है, 12th सेंचुरी एडी से वो शुरू हो जाती है। तो दिल्ली सल्तनत को प्रॉपर शुरुआत जो है वो किसमें है, 13th सेंचुरी एडी से हम जो है उसको मानते हैं, 16th सेंचुरी एडी तक जाती है। लेकिन जो 12th सेंचुरी जो थी पूरी की पूरी 12th सेंचुरी जो थी मोस्टली इट वाज डोमिनेटेड बाय राजपूत डायनेस्टी, क्योंकि 1000 से लेके 1200 तक जो थी वो राजपूत डायनेस्टीज चल रही हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, मैंने बोला सडन चेंज नहीं होगा, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई इनसे पहले दिल्ली सल्तनत को प्रोमिनेंट पोजीशन में आने से पहले क्या हो रहा था। तो राजपूत जो रूलर्स थे, जो राजपूत डायनेस्टीज थी, जिसमें तोमर्स आते हैं और चौहान आते हैं। जैसे तोमर्स जो थे 1165 तक, चौहान जो है 1165 से 1192 तक जो है, ये तोमर्स और चौहान जो है लास्ट में वहां पर रूल कर रहे थे। उसके बाद शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत की। जो शुरुआत हम बात करते हैं टर्किश रूलर से शुरुआत करते हैं। जो टर्की वाले जो रूलर्स थे उन्होंने यहाँ पर आकर सबसे पहले रूल करना शुरू किया। तो 1200 से लेके 1290, मतलब मान लीजिए पूरी की पूरी जो 13th सेंचुरी है वो पूरा का पूरा टर्किश रूल में चली जाती है। तो टर्किश रूलर्स कौन कौन से थे, कुतुबुद्दीन ऐबक थे, शमसुद्दीन इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान और गयासुद्दीन बलबन। तो ये उनके कुछ रूलर्स के नाम है। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि पूरा रट लो, अभी पढ़ते पढ़ते आपको खुद ही रट जाएगा। तो टर्किश रूलर्स के क्या क्या नाम है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, इल्तुतमिश है, रजिया है और बलबन है। तो ये जो थे कौन थे, टर्किश रूलर थे। तो टर्किश के बाद आते हैं 1290 से 1320 तक जो आते हैं खिलजी डायनेस्टी आती है, जिसके अंदर कौन होता है, जलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, राइट। उसके बाद आती है तुगलक डायनेस्टी, जिसके अंदर कौन होता है, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तुगलक का एक अलग ही टशन था उस टाइम पे, मतलब जिसको बोला जाता है तुगलकी फरमान। उन्होंने ऐसी ऐसी नीतियां निकाली थी और उन्होंने को बहुत फोर्स के साथ इम्प्लीमेंट भी किया था। फिर उसके बाद आती है सैयद डायनेस्टी, जो कि 1414 से लेके 1451 तक है, दैट इज जिसमें खिजर खान आते हैं। सैयद के बाद आती है लोधी, जिसमें बाहुल लोधी जो है उनके एक मेन इंपॉर्टेंट रूलर है। तो इस तरीके से ये 5 जो है दिल्ली सल्तनत में हम 5 तरीके की डायनेस्टीज को देखेंगे। अर्ली टर्किश को देखेंगे, खिलजी को टर्किश, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधीज, ये 5 हम डायनेस्टीज के बारे में बात करेंगे इसमें। ओके, सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोगों को ये बात करनी है कि राइज ऑफ दिल्ली एज ए कैपिटल। क्या 1200 से पहले जो हमारी 12th सेंचुरी थी, 1100 से लेके चलती है जो हमारी 12th सेंचुरी थी, क्या उससे पहले किसी ने कभी दिल्ली का नाम सुना था? नो। अभी तक दिल्ली जो है एज अ सिटी कोई प्रोमिनेंट पोजीशन में नहीं रहा था। अब तक की हम जितनी भी हिस्ट्री पढ़ते आ रहे हैं, अभी तक हमने दिल्ली का नाम इंपॉर्टेंट सेंटर की तरह नहीं सुना। क्यों ऐसा हुआ? 7 से लेके 12th सेंचुरी जो थी, मेनी रीजन्स, कावेरी डेल्टा देखिए उस टाइम पे बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट था, बिकम द सेंटर ऑफ लार्ज किंगडम, बहुत बड़े बड़े किंगडम्स थे वहां पे। देयर वाज नो मेंशन ऑफ दिल्ली एट, इट बिकेम इंपॉर्टेंट ओनली ड्यूरिंग 12th सेंचुरी। 12th सेंचुरी जब चल रही थी 1100 के बाद, तब जाके ये प्रोमिनेंट में आता है। तो ये सवाल आपके क्वेश्चन हो सकता है आपको एग्जाम में कि कौन सी डायनेस्टी थी जिसने सबसे पहली बार दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाया? तो वो जो डायनेस्टी थी, तोमर रूलर्स जो थे, राजपूत रूलर्स जो थे तोमर्स, उन्होंने सबसे पहले 1165 में दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाया। उससे पहले दिल्ली कभी भी कैपिटल नहीं बना था। अब तक जो थी प्रोमिनेंट पोजीशंस जो थी, उज्जैन है, ओके, नीचे कांचीपुरम है, कावेरी डेल्टा वाला रीजन है, वहां पे इंपॉर्टेंट पोजीशंस जो है रोम कर रही थी। दिल्ली वाज नॉट एन इंपॉर्टेंट सेंटर सो फार। तो सबसे पहले किसने बनाया उसको अपना कैपिटल? तोमर्स ने उसको अपना कैपिटल बना लिया। तो तोमर्स जो थे डिफीटेड बाय इन मिडल ऑफ द 12th सेंचुरी बाय चौहान्स ने हरा दिया तोमर्स को। दोनों राजपूत किंगडम्स है। हाउ डिड इट बिकम एन इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर? तो दिल्ली जो है कमर्शियल सेंटर कैसे बना?
तो कमर्शियल सेंटर को बनाने के लिए दिल्ली को सबसे बड़ा हाथ रहता है जैन मर्चेंट्स का। मैंने आपको बताया था, जब आपको एंशिएंट इंडिया के बारे में आप याद करिए, जब बुद्धिज्म और जैनिज्म जो फ्लरिश कर रहा था, तो जैनिज्म वाज पैट्रोनाइज्ड बाय, मतलब कौन उसके फॉलोअर्स बने, वो मर्चेंट कम्युनिटी, जो वैश्य कम्युनिटी थी, ट्रेड में इन्वॉल्व थी, इतना सारा उनके पास पैसा था, इकोनॉमिकली दे वर प्रॉस्परस, बट जो उनको तो सम्मान नहीं था, क्योंकि सम्मान सिर्फ किसको था, ब्राह्मण्स को एंड क्षत्रियंस को, तो वैश्यों को नहीं था। तो वैश्य ने क्या किया था, मास कन्वर्जन किया था जैनिज्म में। तो जैन्स कौन थे, मर्चेंट्स थे। तो आप अभी भी देखेंगे तो जो जैन जो अपना सरनेम लगाते हैं, दे आर ऑल द बिजनेस कम्युनिटी पीपल। तो अब क्या हुआ, दिल्ली को प्रोमिनेंट करने में भी जैन्स का उस टाइम पे बहुत बड़ा रोल है। तो जो जैन मर्चेंट्स थे, दे लिव इन द सिटी एंड कंस्ट्रक्टेड सेवरल टेम्पल्स, उन्होंने अपने जैन टेम्पल्स बना दिए थे उस टाइम पे, कॉइन्स बनाए गए उस टाइम पे, और जो कॉइन्स उस टाइम पे बने हैं उसको दिल्ली वाल कहा जाता है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट दोनों के दोनों फैक्ट्स हैं। पहला फैक्ट, जैन मर्चेंट्स थे, उन्होंने वहां पे बहुत सारी कंस्ट्रक्शंस की, सबसे पहले दिल्ली को कैपिटल बनाया तोमर्स ने, और जैन मर्चेंट्स का रोल है दिल्ली को कैपिटल बनाने में। और तीसरा, दिल्ली में जो कॉइन्स मिंट किए गए थे उसको दिल्ली वाल कहा जाता था। तो अगर दिल्ली वाल टर्म्स आपसे पूछी जाती है क्वेश्चन में, क्या है ये दिल्ली वाल, तो दिल्ली वाल एक कॉइन है, टाइप ऑफ कॉइन, ओके, जो वाइड सर्कुलेशन में था उस टाइम। फिर बात करते हैं हम, हाउ डिड दिल्ली ट्रांसफॉर्म अंडर दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत जब आती है, जो ये रूलर्स आते हैं, जो राज करते हैं और कैपिटल बनाते हैं दिल्ली को अपनी, उसके इन्फ्लुएंस में, उसके कंट्रोल में दिल्ली में क्या क्या चेंजेस देखने को हमको मिलते हैं। तो जो दिल्ली है वो कैपिटल बन गई, बिकेम कैपिटल दैट वाज कंट्रोल्ड वास्ट एरियाज ऑफ सब कॉन्टिनेंट, वहां से कैपिटल उसको बना के पूरे कॉन्टिनेंट में कंट्रोल किया जाने लगा। तो दिल्ली सल्तनत जो आती है 1206 में आती है, 1206 से 1556 तक अलग अलग आती रहती है, ठीक है। इन द बिगिनिंग ऑफ 13th सेंचुरी में जो है दिल्ली सल्तनत शुरू हो जाती है। तो दिल्ली सल्तनत जो है उसमें बहुत सारे सिटीज बनाए गए। अगर हम दिल्ली की बात करते हैं, जो हौज खास है, जो जहाँ पे सीरी फोर्ट है, और जहाँ पे दिल्ली कुना, ये जो आप देखिए मैप में देखिए, ये इंपॉर्टेंट सिटीज बने, देखिए फिरोज शाह कोटला जहाँ पे स्टेडियम है, तुगलकाबाद, दिल्ली कुना जहाँ पे कुतुब मीनार है, हौज खास, ये सारे जो है सीरी फोर्ट जहाँ पे है, ये सारे के सारे क्या हुए, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट सेंटर्स बने। अब हम बात करते हैं कि हमें जो ये दिल्ली के बारे में, दिल्ली सल्तनत के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलता है। देखिए अलग अलग टाइम पीरियड में हम इन्फॉर्मेशन के सोर्सेज बदलते गए हैं। मैंने फर्स्ट चैप्टर जब आपको लिया था तो मैंने आपको बताया था कि अब जो है लिटरेरी सोर्सेज के ऊपर हम ज्यादा रिलाई करने लग गए थे। क्यों ऐसा हुआ था, एडवेंट ऑफ पेपर आ चुका था हमारे पास, हमें पता था पेपर बनाना आता था, तो पेपर में लोग लिखने लग गए थे, तो इसलिए वो लिटरेरी जो सोर्सेज है जो लोगों ने लिख के रखे थे उसके ऊपर हम ज्यादा रिलाई कर रहे हैं। तो सोर्सेज कहाँ कहाँ से मिल रहे हैं हमको, इंस्क्रिप्शंस लिखी गई उस टाइम पे, कॉइन्स बनाए गए, लिटरेरी सोर्सेज जिसको तारीख बोला जाता है, और आर्किटेक्चर जो सोर्सेज है जैसे मॉस्क बनाए गए, टॉम बनाए गए। तो ये सब चीजों से हमें दिल्ली सल्तनत के बारे में पता चलता है। इंस्क्रिप्शंस के बारे में अगर हम लिटरेरी सोर्सेज के बारे में बात करते हैं तो तारीख क्या होता है, तारीख, तो देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि तारीख क्या है। तारीख जो है बिल्कुल मनुस्क्रिप्ट की तरह है, जो पर्शियन में लिखी जा रही है, सिमिलर टू मनुस्क्रिप्ट। इसमें क्या हो रहा है, पर्शियन लैंग्वेज में एडमिनिस्ट्रेशन अंडर दिल्ली सल्तनत जो है वो तारीख लिख रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो लोग आ रहे हैं, तारीख वो एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, जैसे मनुस्क्रिप्ट में रिकॉर्ड किया गया था। मनुस्क्रिप्ट क्या थी, मनुस्क्रिप्ट जो थी वो पेड़ की छाल पर, पेड़ के पत्तों पर लिखी गई थी। उस टाइम के जो भी स्कॉलर्स रहे होंगे, जो भी ऋषि रहे होंगे, उन्होंने लिखा था मनुस्क्रिप्ट के ऊपर। तो सिमिलरली सिमिलर टू मनुस्क्रिप्ट जो एंशिएंट इंडिया में थी, अब मेडिवल इंडिया में क्या मिलती है हमको, तारीख। तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि तारीख क्या होता है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी हो सकता है, तारीख करके आपसे पूछा जा सकता है कि ये क्या डेट होती है, कोई क्या हो सकता है, तो आपको पता रहना चाहिए कि क्या है, राइट। तो तारीख जो थी पर्शियन में लिखी जा रही है। कौन इसको ऑथर थे, कौन लिखता था तारीख में, तारीख में लिखा करते थे सेक्रेटरीज रखते थे, उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे, पोएट्स होते थे, कोर्टियर्स होते थे, जो उनके राजा के कोर्ट में रहते थे, पोएट्स होते थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे, वो सब तारीख लिखा करते थे। उनको लिखना पढ़ना आता था। कौन सी लैंग्वेज में लिख रहे थे, मनुस्क्रिप्ट किस में लिखी गई, मनुस्क्रिप्ट लिखी गई संस्कृत में, और तारीख किस में लिखी जा रही है, वो लिखी जा रही है बेसिकली पर्शियन लैंग्वेज में। क्यों, क्योंकि वो दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड वाली लिटरेरी सोर्सेज की हम बात कर रहे हैं। जो ऑथर्स होते थे बोथ रिकाउंटेड इवेंट्स एंड एडवाइज रूलर्स और गवर्नेंस। तो जो ऑथर्स जो तारीख लिख रहे हैं ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे हुआ करते थे, गवर्नमेंट में उनका पूरा हाथ होता था, राइट। अगर हम ऑथर्स की बात कर रहे हैं, जो मैं आपको बता रही हूँ, जो तारीख लिख रहे हैं, उन ऑथर्स की हम अगर बात करते हैं तो वो सिटीज में रहते थे। वो सिटीज में रहते थे, दिल्ली की सिटीज में, गाँव में कभी भी नहीं रहते थे। ना ही वो बहुत सारे जो आम जनता होती थी उससे इंटरेक्ट भी नहीं करते थे।
वो जो वर्ड्स लिखते थे ऑफन वो क्या होता था, वो होप ऑफ रिच, मतलब मान लीजिए अगर मैं किसी राजा के कोर्ट में उसकी तारीख लिखने के लिए मुझे अपॉइंट कर दिया जाए, आप में से किसी को कर दिया जाए, तो आप क्या लिखोगे? कोई ऐसी बात लिखोगे उल्टी सीधी? भाई आपकी जान को खतरा है ना, आपको उसी टाइम आपका सर कलम कर दिया जाएगा, तो आप क्या करोगे? अच्छी अच्छी बातें लिखोगे। अब आपको अच्छी अच्छी बातें लिखनी है तो आप क्या करोगे? राजमहल में रहना ही पसंद करोगे, बाहर तो निकलोगे नहीं, सिर्फ राजा की तारीफें तारीफें लिखी जा रही है। तो यही सब हो रहा था। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, हिस्ट्री में जो है जो प्रशस्ति है उसके अंदर भी आपको ये फ्लॉ देखने को मिलता है, सिर्फ तारीफें लिख दी गई हैं। तो ये इसमें क्या लिखा जा रहा है? इन होप ऑफ रिच रिवॉर्ड्स, क्योंकि उनको किसकी चाह थी? प्राइज, जो उनको प्राइज मनी मिल रहा है उसकी चाह में उन्होंने अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं। These authors advise rulers on to need to preserve an ideal social order। तो ये जो थे राजा को बताते रहते थे कि भैया राजा जी एक आइडियल सोशल ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए, हमारी जो प्रजा है वो उसके अंदर कोई रिवोल्ट ना हो, तो ऐसे हमको रखना चाहिए। तो तारीख में से ये देखिए निकाला गया है सर्कल ऑफ जस्टिस, उसमें फाकिर मोदाबिर जो हैं वो लिखते हैं कि किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर्स, और जो सोल्जर्स हैं वो बिना सैलरी के सर्वाइव नहीं कर सकते, और सैलरी जो होती है वो किसानों से आती है, बट किसान जो है रेवेन्यू तभी पे कर सकते हैं जब वो खुश और प्रॉस्पेरस हो, और वो तभी होता है कि जब राजा जस्ट और ऑनेस्ट हो। तो ये उसकी तारीख में से लिखा गया है। तो कुछ लोग होते थे वो नहीं डरते थे राजा से भी, उनको वही लिखना था जो अच्छी बातें होती है, जो होना चाहिए। तो कुछ कुछ रिकॉर्ड्स में आपको क्रिटिक्स भी मिलेंगे। कुछ राजा भी अच्छे होते थे, उनको हमेशा ये सुनना पसंद नहीं कि मेरी तारीफ करते रहो, वो चाहते थे कि भाई आप सब कुछ लिखो, जैसा मैं हूं वैसा लिखो, बट मोस्टली ऐसा नहीं होता था। तो इसमें स्टेज मेकिंग में दिखाया गया कि किस तरीके से तारीख को बनाया जा रहा था। तो पेपर बनाया जाता है, फिर पेपर के ऊपर लिखा जाता था, फिर मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट उनको चीज लगती थी, उसको गोल्ड प्लेट कर देते थे वो, और फिर उसको बाइंड कर देते थे, राइट। उस टाइम पे क्या था? उस टाइम पे जो मेडिवल पीरियड है, जो दिल्ली सल्तनत का पीरियड है, उस टाइम पे बर्थ राइट मिले हुए थे लोगों को, और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो था सोशल ऑर्डर में था। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी था, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी था, और बर्थ राइट जो थे लोगों को मिले हुए थे। ठीक है, बर्थ राइट का मतलब क्या है कि आपको जन्म के आधार पर प्रिविलेज प्राप्त हुए हैं। राजा है तो राजा का बेटा राजा होगा, या किसी एक इंपॉर्टेंट पोजीशन पे बैठा हुआ है बंदा तो उसका बेटा जो है, बेटा बेटी, वो भी राजा बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, पीपल बिलीव दैट नोबल इनहेरिटेड देयर राइट्स टू गवर्न। जो नोबल्स थे, जो राजा के नोबल्स होते थे, उनके पास राइट है, बाय बर्थ उनके पास राइट है, उनकी फैमिली के अंदर, उनके ब्लड के अंदर कुछ ऐसा प्योरिटी सिस्टम है जिससे कि उनको राइट मिला हुआ है। तो इस तरीके के बर्थ राइट्स उस टाइम पे अवेलेबल थे। जेंडर डिस्टिंक्शन थी वहां पे अवेलेबल। हमेशा फीमेल्स को ये बोला जाता था कि दे आर सबऑर्डिनेट टू मेन। तो इसीलिए जब आप देखेंगे, जब रजिया सुल्तान जो आती है पावर में जब आती है, तो बहुत सारे जो थे, ऑल्दो शी वाज अ वेरी कॉम्पिटेंट लेडी, बट फिर भी जो बहुत सारे जो उसके नोबल्स थे, जो नीचे के जो सबऑर्डिनेट टू मेन, जो भी उनकी प्रजा थी, उस समय बहुत ज्यादा अनरेस्ट था। सिर्फ किस बात पे? सिर्फ इतनी सी बात पे कि शी इज अ फीमेल, शी इज अ वुमेन। तो इस बात पे वहां पे अनरेस्ट था। सोचिए, उनको 1240 में अपने थ्रोन से हटा दिया गया। ओके, और वो हटाना इतना पीसफुल नहीं था, राइट। तो उनको हटाया गया, रजिया सुल्तान को। तो आप ये देख सकते हैं कि उस टाइम पे बर्थ राइट्स मिले हुए थे, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन थी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन थी। जो और दूसरी और कौन कौन सी रूलर्स रही हैं? रुद्रमा देवी रही है वारंगल में, साउथ में। उसने जो है, मतलब ठीक है, साउथ में भी सेम प्रॉब्लम थी, वुमेन को जो है सबऑर्डिनेट जो दर्जा दिया जाता था एज कम्पेयर टू मेन। तो वो क्या करती थी? अपनी आइडेंटिटी छुपा के रहती थी। सिमिलरली कश्मीर में एक दिदा ऑफ कश्मीर, आपको एक लेडी मिलेगी, क्वीन मिलेगी, जिसने रूल किया। दिदा जो था टाइटल, उसको दीदी से दिया गया था, सिस्टर। ओके, तो इस तरीके की कुछ कुछ फीमेल रूलर्स रही हैं इन मेडिवल टाइम। ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन रही है। रजिया रही है, इल्तुतमिश की डॉटर थी, और रुद्रमा देवी रही है वारंगल में, और दिदा रही है कश्मीर में। तो ये तीनों जो थी प्रोमिनेंट रूलर्स रही है मेडिवल टाइम पीरियड में भी, जबकि मेडिवल टाइम पीरियड वो टाइम पीरियड था जिसमें जो है मेन वाज कंसिडर्ड सुपीरियर देन वुमेन। ओके, अगर हम आर्किटेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उस टाइम पे मस्जिद बनाई गई और टॉम्ब बनाए गए। तो मस्जिद जो होती है, मस्जिद क्या होती है? मस्जिद जो होती है, दिल्ली सल्तनत ने मस्जिदें बनवाई। मस्जिद क्या होती है? मस्जिद वो प्लेस है जहां पर जो फॉलोवर्स हैं मुस्लिम रिलीजन के, वो जाके वहां पे पूजा करते हैं, मतलब हमारे टेम्पल्स उनकी मस्जिद, राइट। तो वो जो क्या करते हैं, वो सिटीज में सब जगह उन्होंने बनवाई, और उसमें क्या किया गया? प्रोटेक्टर ऑफ इस्लाम। देखिए, जो धार्मिक चीजें हैं, जिस तरीके से मंदिर बनाए जाते हैं, सेम वही कॉन्सेप्ट पे मस्जिदें बनाई गई। अगर आप मंदिर बना रहे हैं तो हिंदू धर्म के जितने लोग हैं, अगर आप राजा हैं और आप मंदिर बनवा दे रहे हैं,
आप देख सकते हैं, मतलब तब से देख रहे हैं आप, एंशिएंट इंडिया से देख लीजिए और मॉडर्न इंडिया में देख लीजिए, 2022 की भी बात देख सकते हैं आप, ठीक है। तो मंदिर अगर आप बनवाते हैं तो जो भी उस फेथ को फॉलो करते हैं, अगर हिंदू धर्म का मंदिर है तो हिंदू, या किसी और धर्म का मंदिर है तो कोई और धर्म, तो उस धर्म के लोग सारे खुश हो जाएंगे कि हमारे भगवान के लिए मंदिर बनाया जा रहा है। सिमिलरली मस्जिदें भी इसीलिए बनाई जाती थी कि क्योंकि अब जो रूलर्स आ गए थे वो मुस्लिम थे, तो उनके साथ साथ जो है मुस्लिम धर्म भी आया और मुस्लिम धर्म के लोगों ने कन्वर्जन भी, हिंदू धर्म के लोगों ने भी कन्वर्जन शुरू कर दिया मुस्लिम धर्म में। तो उन सबकी रिलीजियस जो इच्छाएं है उनकी पूर्ति के लिए जो है मस्जिदें बनाई गई थी ताकि उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो। तो प्रोटेक्टर ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम। तो मॉस्क जो है हेल्प करती थी किस लिए, क्रिएट द सेंस ऑफ कम्युनिटी। क्योंकि मॉस्क में क्या होता है, मॉस्क में अनलाइक मंदिर कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, चाहे कितना भी ऊंची कास्ट का मुस्लिम हो, चाहे कितना भी नीची कास्ट का मुस्लिम हो, सब लोग जाके मंदिर में, मस्जिद में नमाज अदा कर सकते हैं। हिंदुइज्म की तरह नहीं है, मंदिरों की तरह नहीं है कि किसी एक जाति विशेष वर्ग को आप वंचित कर दें मंदिर में एंट्री से। तो ये जो थी इसकी बहुत अच्छी बात थी, यही कारण था कि बहुत ज्यादा कन्वर्जन हुआ हिंदू से मुस्लिम की तरफ, इसीलिए कन्वर्जन हुआ क्योंकि लोग परेशान थे हिंदू धर्म से। बुद्धिज्म और जैनिज्म का भी यही कारण था। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट सिखाती थी, बिलीफ सिस्टम जो सिखाती थी। कोड ऑफ कंडक्ट किस तरीके से कि आपको जो है, अगर आप ही की कम्युनिटी का पर्सन है, कम्युनिटी इन द सेंस अगर आप ही के धर्म का पर्सन है, मुस्लिम है, तो उसके बीच में एक सॉलिडारिटी रहनी चाहिए, सारे मुस्लिम एक समान है। वो अलग बात है कि मुस्लिम में भी फिर दो सेक्ट्स आ गए थे, शियाज एंड सुन्नीस। तो डिटेल्स क्या होता था मस्जिद में मॉस्क जो है उसे मस्जिद कहा जाता था, और उसके अंदर क्या होगा, मुस्लिम जो है अपनी नमाज अदा करेंगे साथ में। जो मेंबर्स होते थे, मेंबर्स ऑफ कॉन्ग्रीगेशन चूज द मोस्ट रिस्पेक्टेड जो पर्सन होता था उसको अपना इमाम, लीडर बना देते थे, जो कि प्रेयर परफॉर्म करता था मस्जिद के अंदर। इमाम जो है जो डिलीवर करता था सरमन, उसको कुतुबा कहते थे। कुतुबा मतलब किताब से देख सकते हो, किताब को पढ़ के वो कुतुबा बोलता था, मतलब सरमन्स देता था फ्राइडे की प्रेयर्स में। और ड्यूरिंग प्रेयर मुस्लिम स्टैंड फेसिंग मक्का, मक्का की तरफ वो फेस करके खड़े होते हैं, हमेशा उसको किबला कहा जाता है। तो अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो इंडिया के कंटेक्स्ट में सऊदी अरेबिया वेस्टर्न डायरेक्शन में है, तो वो वेस्ट की तरफ सारे मुस्लिम जो होते हैं खड़े होकर फिर नमाज अदा करते हैं। इस पूरे रिचुअल को कहा जाता है किबला। ओके, किबला, कुतुबा, इमाम, मस्जिद, तो ये सब कुछ वर्ड्स है जो आपको पता रहने चाहिए। अगर हम बात करते हैं कुआत अल इस्लाम मॉस्क एंड मीनार, अच्छा हम मस्जिदों की बात कर रहे हैं, तो इस टाइम पे जो है 12th सेंचुरी में बहुत सारी मस्जिदें बनाई गई दिल्ली और दिल्ली के आसपास। तो इट वाज द कांग्रीगेशनल मॉस्क ऑफ द फर्स्ट सिटी बिल्ड बाय द दिल्ली सल्तनत। तो ये कुआत अल इस्लाम मॉस्क है, ये कहां पर है, ये कुतुब मीनार के पास है। कहां पर है ये, किसने बनवाई है, कुतुब मीनार। मॉस्क वाज एनलार्ज्ड बाय इल्तुतमिश एंड अलाउद्दीन खिलजी, उन्होंने बाद में इसको एनलार्ज किया। तो मीनार वाज बिल्ड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक एंड इल्तुतमिश, राइट। तो यहाँ पे ये मीनार बनी हुई है। बेगमपुरी मॉस्क है, ये कहाँ पे है, ये किसने बनवाई थी, मोहम्मद तुगलक ने बनवाई थी, ठीक है। फिर मौत की मस्जिद है, ये कहाँ पे, सिकंदर लोदी ने बनवाई थी ये। फिर मस्जिद मॉस्क ऑफ जमाली कमाली, इट वाज बिल्ड इन द लेट 1520। फिर अली दरवाजा ऑफ कुआतुल इस्लाम मॉस्क, ये जो है अली दरवाजा इज द मेन गेट ऑफ सदर्न साइड ऑफ कुआतुल इस्लाम मॉस्क इन कुतुब मीनार। तो ये भी कुतुब मीनार के पास है, कुतुब मीनार पर ये मतलब बिल्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी। तो ये सारी जो मस्जिदें हैं ना, उस टाइम के जो अलग अलग सल्तनत के जो किंग आए उन्होंने अलग अलग मस्जिदें बनवाई। और दूसरी क्या चीज बनवाई गई वहां पे, उस टाइम पे टॉम बनवाए गए। टॉम क्या थे, ये मोन्यूमेंटल स्ट्रक्चर थे जो बिल्ड किए जाते थे ग्रेव्स के ऊपर। तो टॉम के अंदर क्या है, टॉम के अंदर ग्रेव्स है। अब आप इसको कंपेयर करिए स्तूपा से। स्तूपा के अंदर क्या है, स्तूपा के अंदर ग्रेव नहीं है, स्तूपा के अंदर रेमिनेंट्स है। उसके अंदर कोई किताब भी हो सकती है, उसके अंदर कोई आपकी बॉडी का पार्ट हो सकता है, मतलब किसी सेंट की बॉडी का पार्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ग्रेव्स है। तो ग्रेव्स है रूलर्स की, उसके ऊपर क्या बना दिया जाएगा, उसके ऊपर बड़ा सा स्ट्रक्चर बना के टॉम बना दिया जाएगा। तो ताजमहल है वो भी एक टॉम है। सो व्हाई डिड दिल्ली सल्तनत बिल्ड टॉम, टॉम क्यों बनाए गए, इट वाज क्योंकि जो मुस्लिम जो रिलीजन है उसमें भी एक बिलीफ है कि जो कयामत का दिन होगा उस दिन सबको जस्टिस मिलेगा और जो है लोग जो है उनको जन्नत में भेजा जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर डीड्स। तो वो टॉम का पर्पस ये होता था, एटर्नल पैराडाइज में, बिहाइंड द टॉम वाज एटर्नल पैराडाइज एज अ रिवॉर्ड ऑफ द ट्रू बिलीवर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट। जो डे ऑफ जजमेंट है, कयामत का दिन, उस दिन जो आएगा, अल्लाह जब व्हाटएवर जो भी अल्लाह की बात है शायद, तो अल्लाह जब आएंगे तो जस्टिस किया जाएगा और जो लोग कब्र में हैं उसको निकाल के जन्नत में भेज दिया जाएगा। ऐसा ऐसा सा कुछ जो सिमिलर लाइंस पे माना जाता है इसमें भी।
क्रिश्चियनिटी में भी यही माना जाता है कि वन डे ऑफ जजमेंट जो हेवन और हेल में लोग अलग अलग चले जाएंगे। हिंदू धर्म में क्या माना जाता है, हिंदू धर्म में जैसे ही वो होता है जला दिया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग उनको स्वर्ग और नरक मिल जाता है। तो फिरोज शाह तुगलक का टॉम देख सकते हैं, इसमें ये भी तब उसी टाइम पे बनाया गया, हज खास में तुगलक डायनेस्टी में बनाया गया। इल्तुतमिश टॉम जो है जो कुतुब मीनार में है कॉम्प्लेक्स में, इसको 1235 में बनाया गया। ठीक है, इस तरीके से टॉम्स बनाए गए बहुत सारे और मस्जिदें बनाई गई। अगर हम बात करते हैं एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, तो 13 जो सेंचुरी है उससे पहले जो है अर्ली 13 सेंचुरी में जो कंट्रोल था दिल्ली सल्तनत का रेयरली बियॉन्ड द फोर्टिफाइड टाउन्स। तो मतलब पूरी की पूरी 13 सेंचुरी के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के एरिया में सराउंडेड रही। लेकिन फिर उन्होंने बाद में क्या देखा, मतलब वाई वो क्यों एक्सपेंड नहीं कर पा रहे थे, दिल्ली के बियॉन्ड वो जा ही नहीं पा रहे थे। तो क्यों नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि उनका हिंटरलैंड पे कोई कंट्रोल नहीं था सुल्तान्स का। और वो क्या था, वो कौन सी हिंटरलैंड कौन सी होती है जहां से उनके सप्लाईज आते हैं गुड्स, उसके ऊपर उनका कोई कंट्रोल नहीं था। दे वर सोनली डिपेंड अपॉन ट्रेड, ट्रिब्यूट और प्लंडर, मतलब जो उनको आके ट्रिब्यूट्स दे देता था, ट्रेड में जो उनको दूसरी कंट्रीज का ट्रेड होता था उससे जो उनको मिल जाता था उसी के ऊपर वो लोग डिपेंडेंट थे। कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन्स, जो उनके फोर्टिफाइड टाउन्स थे इन डिस्टेंट बंगाल एंड सिंध में, बहुत डिफिकल्ट हो जाता था। देखो बंगाल की बात करो, इधर सिंध की बात करो, पाकिस्तान से आगे। तो अगर उस जगह पे आप देखेंगे, उस जगह पे दिल्ली से बैठ के कंट्रोल करना उस टाइम पे बहुत ज्यादा दिक्कत था। बहुत सारे रेबेलियन होते रहते थे वहां पे, अलग अलग वॉर्स होती रहती थी। कुछ लोग जो अपने आप को उनके कंट्रोल में मानते भी नहीं थे। तो दिल्ली की जो सल्तनत की जो अथॉरिटी है उसको मंगोल इन्वेजन ने भी चैलेंज किया था फ्रॉम अफगानिस्तान। तो ये सारी चीजें थी, इसलिए वो एक्सपेंड नहीं कर पा रहे थे 13 सेंचुरी में बिल्कुल भी। तो व्हेन डिड द कंसोलिडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत का फिर हुआ क्या, बाद में जो है बलबन आए, अलाउद्दीन खिलजी आए, मोहम्मद तुगलक, इन तीनों राजाओं ने बेसिकली मेनली जो है दिल्ली सल्तनत को एक्सपेंड किया। उससे पहले क्या हो रहा था, उससे पहले दिल्ली सल्तनत सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के आसपास के एरिया में वहीं तक कंसोलिडेटेड थी। तो अब जो है उन्होंने जो सल्तनत को एक्सपेंड किया वो 3 फेजेस में किया। तो फर्स्ट फेज में उन्होंने क्या किया, फर्स्ट फेज में उन्होंने इंटरनल फ्रंटियर के ऊपर काम किया। मतलब ये अगर आप इस एरिया को देखते हैं, जो उनका बेसिकली अंदर वाला पास वाला जो एरिया था, इंटरनल फ्रंटियर, उससे भी छोटा कर दो इसको, इतना एरिया जो था इसके ऊपर उन्होंने काम किया। तो फर्स्ट फेज में क्या एक्सपेंशन होता है, कैंपेन्स अलोंग द इंटरनल फ्रंटियर। सबसे पहले उन्होंने देखा जो पास पास का एरिया में है उस चीज को सही करो। तो सल्तनत ने क्या एम किया, कंसोलिडेटिंग द हिंटरलैंड ऑफ गैरिसन टाउन। गैरिसन इनके कौन से टाउन थे जहां पे इनके मिलिट्री कैंप और ये सब चीजें हुआ करती थी। ड्यूरिंग द कैंपेन फॉरेस्ट, इसमें क्या किया गया, गंगा यमुना वाला जो एरिया है, फॉरेस्ट वाला एरिया, उसको क्लियर किया गया। और उस फॉरेस्ट वाले एरिया को क्लियर करके वहां के अंदर, वहां पे जो भी हंटर गैदर जो ट्राइब्स थे उनको भगा दिया इन लोगों ने। और क्या किया कि इस वाली जगह पे आप एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस करो। एग्रीकल्चर भी प्रैक्टिस होगी और वहां पे रास्ते बना दिए गए, सड़कें बनाई गई, ताकि इस जगह से ये लोग जो राजा जो दिल्ली में बैठे हैं वो आराम से इधर उधर जा पाए। जंगलों को साफ करके वहां पे खेती करिए, और खेती करने के साथ साथ वहां पे सड़कें बनाई गई ताकि आराम से उस जगह पे ट्रेड भी किया जा सके और मूवमेंट भी अच्छी रहे। तो ये था फर्स्ट फेज। सेकेंड फेज में क्या किया गया, सेकेंड फेज में एक्सटर्नल फ्रंटियर। अभी तक तो उन्होंने सिर्फ आसपास के एरियाज की बात की, अब इन्होंने एक्सटर्नल फ्रंटियर्स पे काम शुरू किया। मिलिट्री एक्सपेंशन की गई सदर्न इंडिया तक, स्टार्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन जो खिलजी है उनके टाइम पे ये स्टार्ट हुआ। इट कल्मिनेटेड विद द तुगलक, और तुगलक के टाइम पे कल्मिनेट होता है, मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया और तुगलक ने भी उसको कंटिन्यू करके खत्म किया। इसमें क्या हुआ था कैंपेन में, जो साउथ इंडिया में कैंपेन शुरू हुए थे उसके अंदर बहुत सारे एलिफेंट, हॉर्सेस और स्लेव्स जो दास थे उनको कैप्चर कर लिया गया, और जो भी उनको प्रेशियस चीजें मिलती थी उसको कैप्चर किया गया। ये देखिए दिल्ली से यहाँ से शुरुआत होके देखिए 1299, 1303, ये सब इस इधर क्या है, दूर दूर जा रहे हैं। फिर दामागिरी से इधर 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 कैंपेन कर रहे हैं, और इनको रास्ते में जो चीजें मिल रही हैं अच्छी अच्छी उसको ये कैप्चर करते जा रहे हैं। थर्ड फेज क्या हुआ था, बाय एंड ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक का जब तक रेन खत्म होता है, द आर्मीज ऑफ दिल्ली सल्तनत हैज मार्च अक्रॉस अ लार्ज पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। अब जो आते हैं वो दूर दूर तक फैल चुकी थी, लार्ज पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट तक। उन्होंने अपनी राइवल आर्मीज को हरा दिया था और सिटीज को सीज कर लिया था। अब क्या किया गया था, किसानों को फोर्स किया जाता था कि भाई आपको जो है टैक्स देना ही देना है। देखिए आप याद करिए एंशिएंट पीरियड तक क्या हो रहा था, टैक्स जो था किसानों के ऊपर 1/6 था भाग, है ना। अब जो है 50% तक टैक्स लगा दिया गया उनके ऊपर।
कंट्रोल वॉज नॉट कंप्लीट एंड इफेक्टिव ओवर दिस वास्ट टेरिटरी। इतनी बड़ी टेरिटरी में उन्होंने कंट्रोल एस्टैब्लिश करने की कोशिश की दिल्ली सल्तनत से। उन्होंने काफी हद तक किया भी उसको कंसोलिडेट, फर्स्ट फेज में इंटरनल, सेकेंड फेज में एक्सटर्नल तक करके, और फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन की कोशिश की, कर भी पाए लेकिन ज्यादा लंबे समय तक नहीं कर पाए। और उसके बाद फिर तुगलक के बाद जो है इन्होंने एक्सपेंशन जारी रखा। तो दिस वाज इट। ये नेक्स्ट जो बातें हैं जो हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, ये हम पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये जो था इस चैप्टर का पहला पार्ट था।